हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अमृत का ऑफिस। मृत्युंजय के ये कहने पर कि कभी कभी उसे लगता है कि काश महक उसकी ज़िंदगी में नहीं आई होती। राजीव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। मृत्युंजय राजीव के हैरान भरी नज़रों को खुद पर महसूस करके बोला, क्या हुआ? तुम इतने फटी आंखों से मुझे क्यों देख रहे हो? मैं बस यह देख रहा हूँ, जो लड़का महक के बगैर अब कुछ सोच नहीं पाता, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि काश महक उसकी ज़िंदगी में नहीं आई होती। राजीव ने सवाल किया, जिसके जवाब में मृत्युंजय हल्का मुस्कुरा कर बोला, मेरे ऐसा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पहले मुझे किसी को डर नहीं था, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है। राजीव कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुझे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना साथ में, सब सेटल कर लेंगे। डेविड अंदर आते हुए बोला, बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं है जो सब कुछ सेटल कर लोगे। राजीव सर घुमा कर डेविड को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टॉट करने की? डेविड हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हें टॉट कहाँ कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, तुमने एक ही शॉट में विकेट गिरा दिया। राजीव बैटिंग बॉल को उठाते हुए बोला, हो सकता है कि मैं एक शॉट में तुम्हारे सर का विकेट गिरा दूं। डेविड मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा बिल्कुल सही है, जब से बीबी आई है तब से मुझे भूल गए हो। राजीव डेविड को घूरते हुए बोला, अपनी ये बत्तीशी और बकवासगिरी मेरी बीबी के सामने बिल्कुल भी दिखाने की कोशिश मत करना। डेविड तिरछा मुस्कुरा कर बोला, क्यों, तुम्हें डर है कि मैं हमारी हसीन रातें तुम्हारे बीबी के सामने एक्सपोज कर दूंगा? मृत्युंजय उन दोनों के बकवास के बीच में अपना हाथ टेबल पर मार कर बोला, तुम दोनों अपना मुंह बंद करके रख सकते हो क्या? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हमेशा गे बनने की कोशिश करते रहते हो। बनाने की कोशिश नहीं करता, ये आदमी सच में गे है। राजीव ने डेविड की तरफ इशारा करके कहा। डेविड राजीव को घूरते हुए अपने दांत पीस कर बोला, मुझे 100% लड़कियों में ही दिलचस्पी है। बाल लंबे कर लिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर्द नहीं रहा। मृत्युंजय डेविड की सभी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, बॉडीगार्ड हायर करो, मुझे सारंग विला में टाइट सिक्योरिटी चाहिए। डेविड अपना सिर हिलाकर बोला, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। लेकिन मृत्युंजय डेविड के बीच में रुक जाने पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, लेकिन क्या? इंद्र मित्तल तुम्हारे भाई की बीबी की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है। डेविड ने सीधा सा जवाब दिया। इस पर राजीव मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, इसका मतलब इंद्र मित्तल को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वैशाली उसकी नाजायज औलाद है। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, मुझे कोई फिक्र नहीं है, अगर मैं राजी हो गया तो कोई फैमिली वाले उस पर उंगली नहीं उठा सकते। राजीव हल्का मुस्कुरा कर बोला, तू कुछ ज़्यादा ही वैशाली का साथ नहीं देता, वो मुझे अपना भाई समझती है और मैं भी उसे अपनी बहन के जैसा समझता हूँ। तो बहन का साथ देना तो एक भाई का परम कर्तव्य होता है। मृत्युंजय ने हल्का इतरा कर कहा। मृत्युंजय की बात पर डेविड उसे देखते हुए बोला, आपको क्या लगता है जब इंद्र मित्तल को आपके भाई के बीवी की असलियत पता चलेगी तब वो यूं ही हाथ रख कर बैठा रहेगा? मृत्युंजय हल्का मुस्कुरा कर बोला, मृत्युंजय, सारंग कभी भी बिना फायदे के इन्वेस्ट नहीं करता। मृत्युंजय की बात पर राजीव उसे घूरते हुए बोला, अमृत ने पहले ही कहा था कि तुम वैशाली का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर मैंने वैशाली को बताया कि उसके इस्तेमाल करने पर उसका कितना फ़ायदा है तो मुझे नहीं लगता कि वो मना करेगी। मृत्युंजय ने कुछ सोचकर कहा। मृत्युंजय की बात पर सुन राजीव इरिटेट होकर बोला, कुछ करने से पहले एक बात याद रखना कि वैशाली प्रेग्नेंट है। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है, तभी उसे बेसमेंट से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मृत्युंजय अपने गले पर हाथ फेरते हुए बोला, ये कुछ ज़्यादा ही मच्छर की तरह भिनभिना रहा है, जिस कारण मुझे इरिटेशन हो रही है, शांत करो उसे। मृत्युंजय की बात पर डेविड अपना गन निकालकर उसे लोड करते हुए बेसमेंट में जाता है और एक बंद चलने की आवाज़ के साथ ही सब कुछ शांत हो जाता है। राजीव मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, तुझे ये सिट्टी कहाँ पर मिला? मुझे पता नहीं था कि वो इतना दमदार है कि मेरे घर में ही आकर जासूसी करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने उसकी सारी जादू से गिरी निकाल दी।
मृत्युंजय ने सीधा सा जवाब दिया। डेविड बेसमेंट से बाहर आते हुए बोला, अगर आपके इस नेचर के बारे में मैडम को पता चला तो? मृत्युंजय डेविड को बुरे तरीके से घूरते हुए बोला, लगता है कि तुम्हें अब जिंदगी रास नहीं आ रही। डेविड हल्का मुस्कुराकर बोला, वैसे आप अगर मुझे मार देते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पीछे रोने वाली मेरी कोई बीवी नहीं है। वो बात अलग है कि मेरे डैड और मॉम रोएंगे। राजीव मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, यार इसे एकेडमी भेज। मृत्युंजय अपना सिर हिलाता है और डेविड की तरफ देखता है तो डेविड मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है। मृत्युंजय टाइम की तरफ देखते हुए बोला, शाम को अपनी बीवी को लेकर आ जाना। राजीव कुछ सोचते हुए बोला, यार मैं अपनी बीवी को लेकर आ तो जाऊं, लेकिन मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग। अपनी गट फीलिंग को अपने कंट्रोल में रखो, वरना तुम्हें फील करने लायक नहीं छोड़ूंगा। मृत्युंजय राजीव की बात को बीच में काट गुस्से में कहा। राजीव अपना सिर हिलाता है और दोनों वहां से निकलकर सारंग इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाते हैं। इधर रात का वक्त सारंग विला में सभी लोग रिसेप्शन पार्टी में आए हुए थे। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन भी आए थे और इंदौर से भी कुछ लोग आए हुए थे। गार्डन में रिसेप्शन की तैयारी की गई थी और अंदर महक अपने कमरे में रेडी हो रही थी। महक ने पीच कलर का साड़ी पहन रखा था और एक सुहागन की तरह रेडी होकर अपने बालों को उसने चोटी बना लिया था, जिसमें महक बहुत सुंदर बहुत प्यारी लग रही थी। तभी वहां पर वैशाली आ जाती है। वैशाली महक के पास आकर मुंह बनाते हुए बोली, दीदी हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टी लग रहा है, हम नहीं जाएंगे पार्टी में। महक वैशाली की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा इधर उधर मत करना, चुपचाप बैठी रहना। वैशाली अपना सिर हिला देती है। तभी वहां पर रचना कुछ गहने लेकर आ जाती है। रचना उन गहनों को महक को देते हुए बोली, महक इसे तुम पहनोगी आज। महक उन गहनों को देखते हुए बोली, लेकिन चाची, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा कि इसे तुम पहनोगी। रचना ने सीधा सा जवाब दिया। वैशाली पतली गली लेकर वहां से जाने लगती है, जिस पर रचना उसे रोकते हुए कहती है, तुम कहाँ भाग रही हो, रुको। वैशाली रोने जैसा चेहरा बनाकर रचना की तरफ देखते हुए बोली, काकी सासू, हमसे नहीं पहना जाएगा। रचना एक बॉक्स वैशाली को दिखाते हुए बोली, इसमें हमारे खानदानी पुरोहित के आशीर्वाद से बना हुआ ताबीज है, अपना हाथ आगे करो। वैशाली अपना हाथ आगे कर देती है तो रचना उस बॉक्स से एक ताबीज निकाल कर वैशाली के बाजू में पहनाते हुए कहते, ये तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है ना, बच्चों की रक्षा करेगा। वैशाली रचना के बात पर महक की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसका मतलब जब दीदी प्रेग्नेंट होगी तब आप उनको भी यही पहनाओगी? रचना वैशाली की बात पर अपना सिर हिला देती है तो वैशाली महक की तरफ देखते हुए कहती है, दीदी आप भी जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ। महक वैशाली की बात सुन हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, कुछ भी बात मत करो वैशाली। रचना वैशाली की बात पर मुस्कुरा देती है और महक से कहती है, जो गहने दिए हैं उन्हें पहन कर तैयार होकर आ जाओ, बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं। महक वैशाली की तरफ इशारा करके बोली। वैशाली कह रही थी कि वैसे अच्छा नहीं लग रहा है। रचना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें एक आरामदायक जगह देख कर बैठा देती हूँ और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली रचना के बात पर अपना सिर हिलाती और रचना के साथ कमरे से बाहर चली जाती। वैशाली के जाने के बाद महक मिरर की तरफ खुद को देखती है और अपने पेट पर हाथ रखती है। पीछे से मृत्युंजय जाकर महक को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या सोच रही हो? महक मिरर में मृत्युंजय को देखते हुए बोली, इतनी देर लगती है आने में? आपने कहा था शाम तक आ जाओगे और देखो सारे मेहमान आ चुके हैं। मृत्युंजय मिरर में महक को देखते हुए बोला, क्या बात है, मेरी बीवी थोड़े गुस्से में लग रही है। महक पलट कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, जाइए जाकर रेडी हो जाइए। मृत्युंजय महक के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन मुझे अपना एनर्जी ड्रिंक चाहिए। महक मृत्युंजय की बात पर हल्का से मुस्कुराकर उसके होठों पर किस कर लेती है तो मृत्युंजय उसके कमर को कसकर पकड़कर उसे पैशनेट किस करने लगता है।
महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी नॉन स्टॉप एक्सप्रेस की तरह सुधांशु सीधा अंदर आ जाता है और उन दोनों को देखकर जल्दी से पलटते हुए कहता है, अरे ज़रा दरवाज़ा बंद करके किया करो यार। महक मृत्युंजय को धक्का देती है तो मृत्युंजय सीधे बिस्तर पर गिर जाता है और हैरानी से महक की तरफ देखने लगते हैं। महक अपने आप को ठीक करते हुए सुधांशु से बोली, सिद्धू तुम यहाँ? सुधांशु पलटकर एक नज़र मृत्युंजय को घूरने के बाद महक से बोला, मेरे कोट का बटन टूट गया है, लगा दो ना। ये कहते हुए सुधांशु सुई और धागा महक को दिखाता है जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था। महक अपना सिर हिला देती है तो सुधांशु अपना कोट निकाल कर महक को दे देता है। मृत्युंजय बुरी तरीके से सुधांशु को घूरते हुए बोला, मुझे अभी आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पार्टी में अपना दिमाग अच्छा रखना चाहता हूँ। आपसे बकवास करके मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सुधांशु ने मृत्युंजय को इग्नोर करते हुए कहा। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, मैं कह रहा था तुम्हें जरा सा भी तमीज़ नहीं है। इस कमरे में शादीशुदा लोग रहते हैं, तुम्हारी तरह अखंड सिंगल लोग नहीं। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैंने देखा कैसे आप मेरी बहन को हमेशा परेशान करते हैं। मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, छोटे हो ना छोटे की तरह रहो, ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, वही सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैं छोटा हूँ। अगर बड़ा होता तो आपको देख लेता। महक सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्ध ऐसी बात नहीं करते, मैंने कई बार तुमसे कहा है ना। सुधांशु बुरा सा मुंह बनाकर बोला, दीदी मैं देख रहा हूँ जब से ये चीज़ें आपके ज़िंदगी में आए हैं तब से आपको हमेशा मैं ही बुरा लगता हूँ। मृत्युंजय पीछे से महक को गले लगाते हुए सुधांशु को चिढ़ाते हुए बोला, जलन हो रही है जल कुकरे। सुधांशु बुरी तरीके से मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, आपकी तरह नहीं हूँ मैं छोटी छोटी बात पर जलन खाने वाला, आप हो जल कुकरे पैदाइशी। विप्लो अंदर आते हुए बोला, अरे यार तुम दोनों जीजा साले का फिर से मियाँ बीवी वाला झगड़ा शुरू हो गया। मृत्युंजय विप्लो को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम अपने इस मुंह बोले बेस्ट फ्रेंड को अपने कमरे में रखा करो ना, मेरे कमरे में क्यों भेजते हो? महक सर घुमाकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, आप भूल रहे हो सिद्ध मेरा भाई है और मैं जहाँ रहूँगी मेरा भाई वहीं आएगा ना। हो क्यों नहीं, दहेज में लोग सामान देते हैं, तुम्हें अपने भाई को लेकर आना चाहिए था। मृत्युंजय ने महक को घूर कर कहा। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, एक दिन मैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, एक दिन में तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। सोचो अगर दहेज में परमानेंट यहाँ पर आ गया तो कहीं आप हार्ट अटैक या दिल के दौरे के ऊपर ना चले जाओ। महक सुधांशु को घूरते हुए बोली, तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो, तुम्हारा कोट ठीक हो गया, चलो जाओ। इतना कहकर महक कोट सुधांशु की तरफ बढ़ा देती है। सुधांशु अपना सर झुकाकर धीरे से बोला, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। महक मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझसे नहीं अपने जीजा जी से कहो। सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मृत्युंजय एटीट्यूड में बोला, बच्चों के मुंह से कभी कभी बकवास निकल जाती है, मैं तुम्हारी बातों को ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेता, तो चलो पहली फुर्सत में दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। सुधांशु महक की तरफ देखते हुए मृत्युंजय की तरफ इशारा करके बोला, उन्होंने गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, पहली फुर्सत में दफ़ा हो जाओ, इन्हें भी माफ़ी मांगने के लिए कहो। मृत्युंजय क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोला, मैंने कभी अपने डैडी से गलती करने पर माफ़ी नहीं मांगी, तुम जैसे पिद्दी भर के लड़के से माफ़ी मांगना, निकलो यहाँ से। इतना कहकर मृत्युंजय क्लोजेट के अंदर चला जाता है। सुधांशु महक की तरफ देखते हुए बोला, देखा आपके पति कभी भी इज्जत वाली काम नहीं करते और आप हमेशा मुझे डांटती हो। इतना कहकर सुधांशु अपना कोट लेकर वहाँ से फनफनाते हुए चला जाता है। विप्लो महक के सामने ब्रूच रखते हुए बोला, ये मुझे लग नहीं रहा है, आप लगा दोगे क्या? महक विप्लो के पहने ब्लैक के ऊपर उसे डायमंड ब्रूच को लगाने के बाद उसके कंधे को हल्का सा थपथपा कर बोली, बहुत हैंडसम लग रहे हो।
विप्लव महक के बात पर मुस्कुरा कर बोला, एक दो लड़की बेहोश हो जाएगी ना मेरी खूबसूरती देखकर। महक हंसते हुए बोली, हाँ हाँ सच में हो जाएगी, जाओ। विप्लव महक के बात पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। महक जल्दी से रचना के दिए गहने को ठीक से पहनने के बाद कमरे से बाहर चली जाती है। इधर विप्लव महक के कमरे से बाहर आता है तो उसे रास्ते में ही रिया मिल जाती है, जो कि वाइन कलर के गाउन पहने रेडी विप्लव के कमरे से बाहर आ रही थी। विप्लव खुशी से रिया को देखते हुए बोला, हाय मेरी मोटी कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर मेरे मामा जी का बेटा तुझे लाइक नहीं करता तो मैं अभी तो लगे हाथ तुझसे शादी कर लेता। रिया विप्लव की बकवास पर उसके पीठ पर मारते हुए बोली, तुझ जैसे लंगूर से मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी क्या? बकवास करना बंद कर और ये बता विकल्प कहाँ है? पीछे से विकल्प आते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ। रिया और विप्लव पलट कर देखते हैं जहाँ पर विकल्प ब्लैक बिजनेस सूट में एकदम फिट रेडी होकर खड़ा हुआ था। विप्लव विकल्प के देखते हुए सीटी बजाते हुए बोला, वाह लेकिन आप मेरी स्पॉटलाइट नहीं छीन पाओगे। विकल्प विप्लव को इग्नोर कर रिया के हाथ में हाथ डालते हुए बोला, चले। रिया विकल्प की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हैं और दोनों आगे की तरफ चले जाते हैं। विप्लव उन दोनों को जाता हुआ घूर कर देखता है और खुद भी उनके पीछे चला जाता है। रिया जब विकल्प के साथ विक्रम के कमरे के पास पहुंचती है कि विक्रम के कमरे की से प्रकृति बाहर आती है। प्रकृति रिया और विकल्प की तरफ देखती है, रिया को बुरी तरीके से घूरने लगती है। रिया प्रकृति की नज़र को खुद पर महसूस कर विकल्प के हाथ को छोड़ते हुए बोली, विकी मैं नीचे जा रही हूँ। विकल्प रिया के चेहरे पर घबराहट को देखकर बोला, तुम्हें क्या हुआ रिया? रिया प्रकृति की तरफ एक नज़र देखने के बाद अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो तुम पैनिक क्यों हो रही हो? अनमोल ने आते हुए कहा। अनमोल की आवाज़ पर रिया और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।